नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में। मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। आजादी के बाद देश की विकास यात्रा में कुछ जिले उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी तरक्की देश के बाकी इलाकों में देखने को मिली। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में देश के ऐसे जिलों के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की। आकांक्षी जिला योजना या कार्यक्रम इसको कह सकते हैं। इसके तहत जहां बीते 5 वर्षों में विकास योजनाओं को तेज गति से लागू किया गया है, तो वहीं ये आकांक्षी जिले अब बाकी जिलों के लिए विकास का एक उदाहरण बनते नजर आ रहे हैं। तो इस विशेष सीरीज में हम इन आकांक्षी जिलों का विकास यात्रा की पड़ताल करेंगे आपके साथ। सीरीज के आज के पहले एपिसोड में हम इस खास कार्यक्रम में आज झारखंड के आकांक्षी जिले गुमला की विकास यात्रा को दिखाएंगे। इससे पहले कि हम आज गुमला की यात्रा आपके साथ बताएं कि किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव वहां पर हो रहे हैं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम आखिर है क्या। इस खास रिपोर्ट को देखिए। आजादी के 7 दशक बाद भी विकास में देश के कई जिले पीछे छूट गए, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसे जिलों और इलाकों को विकास की धारा में जोड़ने के लिए तेज गति से काम शुरू किया। 2018 में ऐसे ही जिलों के लिए नीति आयोग के निर्देशन में आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देश के 100 से ज्यादा जिलों में इस कार्यक्रम के तहत विकास को रफ्तार देने के लिए पूरा खाका तैयार किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जिले में केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेजी से लागू करने और उनमें आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सीधे केंद्र से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की गई। आकांक्षी जिला योजना के तहत मुख्य रूप से 5 विषयों के 49 संकेतकों को शामिल किया गया, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, बुनियादी आधारभूत ढांचा जैसे विषय शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जिलों की प्रगति का प्रत्येक महीने मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें रैंकिंग दी जाती है। इसके तहत विभिन्न जिलों की प्रगति का मूल्यांकन देश एवं राज्य के सबसे प्रगतिशील जिले से अंतर के आधार पर किया जाता है। इसके पश्चात आकांक्षी जिलों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। स्वास्थ्य एवं पोषण के मोर्चे पर जिन संकेतकों को शामिल किया जाता है उनमें प्रसव पूर्व महिला की देखभाल, प्रसव पश्चात महिला की देखभाल, लैंगिक समानता, नवजात का स्वास्थ्य, बच्चों का विकास, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य से संबंधित अवसंरचना जैसे विषय शामिल हैं। तो वहीं शिक्षा के मोर्चे पर मूल्यांकन के लिए जो संकेत जोड़े गए हैं उनमें स्कूल में बच्चों के प्रवेश की दर, गणित एवं भाषा विषय में औसत अंक, स्कूल की अवसंरचना, बालिकाओं के लिए शौचालय, पेयजल एवं बिजली की आपूर्ति, छात्र शिक्षक अनुपात, पुस्तकों का वितरण जैसे विषय शामिल हैं। इसी तरह कृषि एवं जल संसाधन के विकास सूचकांक के लिए पैदावार की उत्पादकता, उत्पाद का उचित मूल्य, बीजों की गुणवत्ता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, ई विपणन, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं का टीकाकरण को शामिल किया गया है। आकांक्षी जिलों में आधारभूत ढांचे के लिए जिन संकेतकों को शामिल किया गया है उनमें शौचालय का निर्माण, पेयजल आपूर्ति, बिजली, संचार, रोड कनेक्टिविटी, पंचायतों में इंटरनेट, सामान्य सुविधा केंद्र जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास को भी विकास का एक बड़ा पैमाना माना गया है। इसके तहत अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था, जनधन योजना, मुद्रा लोन जैसी योजनाओं तथा संस्थाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना शामिल किया गया है। इन पैमानों के आधार पर 2018 से आकांक्षी जिलों में विकास को रफ्तार देने का जो काम शुरू हुआ है उसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर इन जिलों के विकास पर दिखने लगा है। ये आकांक्षी जिले विकास के पैमाने पर बाकी जिलों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को दुनिया भर की संस्थाओं से भी तारीफ मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो आपने देखा कि आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम के तहत कैसे 100 से ज्यादा जिलों में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। और इस सीरीज में आज हम सबसे पहले जिस बात का जिक्र कर चुके हैं, झारखंड के गुमला जिले की बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में सुशांत गौरव जी हैं, जो कि उपायुक्त हैं गुमला, जो कि झारखंड का जिला। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशांत जी आपका। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर के मदन गोपाल, जो कि पूर्व सलाहकार नीति आयोग में रहे और मौजूदा समय में सलाहकार के तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गोपाल, शुरुआत आप सही करना चाहेंगे, क्योंकि आकांक्षी जिलों के माध्यम से किस तरीके से एक बड़ा बदलाव की कहानी लिखने का बड़ा प्रयास हुआ है, क्या कुछ बड़े प्रयास किए गए हैं इन 5 वर्षों में, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अवधेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप किसी भी राष्ट्र की प्रगति बात करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य से स्वास्थ्य कल्याण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फ्रॉम हेल्थ टू
वेलनेस हम लोग मूव कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो ये आकांक्षी जिले हैं जिस पे आपको मेहनत करनी है, जिससे हमारे देश का जो प्रोग्रेस है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सके। ये तो एक बात हो गई। दूसरी, जब ये योजना 5 जनवरी 2018 को लागू की गई थी तो उस समय हम लोग इनको आपका दूसरे जिलों के नाम से बोलते थे, एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। ये सब जिलों की जो एक आकांक्षा होती है कि मुझे भी एक समृद्ध जिले के रूप में रहना है, हर जिले की आकांक्षा रहती है कि मैं एस्पायर करूं एक अच्छे सामान्य जिले बनने की। तो उसमें ये बात हो गई। उसके बाद जो इसकी संरचना बनी है, एक नई योजना के बारे में बात नहीं करनी है, जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उसी का कैसे समावेश करके, उसका कैसे कन्वर्जेंस करके कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ दिखा सके। जैसे कि अभी पूर्व में आपने डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कैसे विभिन्न योजनाओं, कैसे स्वास्थ्य, पोषण, स्कूल शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन और जितने उसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं उनका कैसे संयोजन हो, कन्वर्जेंस हो, उससे फिर आगे बात कर सके। और एक जो नई बेहतर प्रणाली जो इसमें हुई है, तो जिस जिलों के बीच में प्रतिस्पर्धा, तो उसमें बहुत सारी चीजों पे ऊपर फोकस किया गया है। एक तो मेन है कि कैसे शासन का एक टेम्पलेट रखा गया, तो शासन प्रशासन का एक टेम्पलेट इस प्रोग्राम के माध्यम से मिला है, ताकि बेहतर शासन के द्वारा जितने भी तरह तरह की योजनाएं उनका कैसे संगठनात्मक कन्वर्जेंस हो सके, उसके पर फोकस किया। उसके कारण देखेंगे जैसे 112 हमारे आकांक्षी जिले हैं, लगभग 26 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये योजना लागू होती है। उसके सब जिलों का आप सूचकांक को देखेंगे, NFHS 3, NFHS 4 और 5 के डेटा देखेंगे, मूलभूत काफी चेंज आए हैं इसके, आपके जो परफॉर्मेंस है हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के। अब मात्र मैटरनल सर्विसेज की बात करें या बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, स्कूल शिक्षा की बात करें, सभी सूचकांकों में एक मूलभूत प्रगति देखने को मिली है। जी, ये महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर गोपाल यही है कि एक मूलभूत परिवर्तन देखने को मिला है। सुशांत जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए। सुशांत जी, पहले तो इस बात के लिए आपको बधाई, क्योंकि गुमला डिस्ट्रिक्ट में विकास को लेकर और योजनाओं को बेहतरी से लागू करने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड भी मिला है, और आपकी जो रैंकिंग है जिले की, वो आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में ऊपर के तमाम जिलों में शामिल हुई है। तो निश्चित तौर से आपको और आपकी टीम को बधाई। सवाल यही कि जो परिवर्तन गुमला जिले में आया है, जिन योजनाओं को पहले लागू करने में दिक्कतें आती थी, उनको कैसे आपने लागू किया, और इस परिवर्तन का बड़ी वजह किस तरह से आप देखते हैं, कैसे इसको जमीन पर उतारा? देखिए, सबसे पहले तो जो रिजल्ट हम लोग देखते हैं उसके लिए सोचना पड़ेगा कि आपका इनिशियल पॉइंट कैसा था और आपने विजन क्या रखा है, और उस तरह से आपने क्या प्रोसेस को डिफाइन किया है। अब इस प्रोसेस में सबसे और भी इन डेप्थ चीज जो होती है वो होती है कि आपने गैप असेसमेंट किस प्रकार से किया है। तो गैप असेसमेंट में हम लोग जो मुख्यतः यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या से है उससे जुड़ना चाहिए। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, इसके अतिरिक्त जो है हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वगैरह सभी चीजों पर हम लोग काम करते हैं। अब एग्रीकल्चर में लोग सिर्फ मोनोक्रॉपिंग, सिर्फ और सिर्फ देखिएगा कि लोग कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ पैडी उगाएं, और पैडी भी जो है वो बारिश के उस पर डिपेंडेंट रहता है, जिसमें कि अनसर्टेनिटी रहती है। तो हम लोगों ने रागी को इंट्रोड्यूस किया। रागी इंट्रोड्यूस करते ही 1 साल में करीब हम लोगों ने 3500 एकड़ में इस चीज को बढ़ाया, और देखते ही देखते इसके आउटपुट की सफलता देखिए कि 1 साल के अंदर पब्लिक फीडबैक, पब्लिक की जन भागीदारी आज ये है कि इस साल लोगों के 31,000 किसानों के रिक्वेस्ट पर हम लोग करीब 30,000 एकड़ में इसको कर रहे हैं। दूसरा बिंदु देखिए कि जो जिला है ये खिलाड़ियों के अचीवमेंट पर शान करता है। तो खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से हम लोगों ने स्पोर्ट्स बैंक बनाया, ताकि बच्चे जो हैं महंगे महंगे सामान हम लोगों ने 20-25 लाख वगैरह के हर तरह के स्पोर्ट्स का रख दिया है, तो इसको यूज करते हैं और वापस कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ इंडोर स्टेडियम है, वहाँ बैडमिंटन महंगा यूज करते हैं, उसको वापस करते हैं। तो कम कॉस्ट में आप इफेक्टिव सॉल्यूशन देते हैं। और इस सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ग्राउंड पर कैसे उतारे हैं, वो यहाँ का लोकल कस्टमाइज सॉल्यूशन, जैसे हम लोग बुक बैंक बनाया है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक बनाया है, बर्तन बैंक बनाया है, ताकि गरीब वगैरह भी अगर शादी करे तो अपने यहाँ से लेके और उसका इस्तेमाल कर सके।
दूसरी तरफ अगर देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी का एक आउटकम होता है कैसे अपने अधिकारियों को यूज करें। तो अधिकारियों को यूज करने का एक मोटिवेशन का बहुत सारा तरीका होता है। उनको चीजों की ओनरशिप है, पब्लिक को देना है कि आप इस चीज को टेकअप कर सकें। स्टूडेंट्स वगैरह को अगर हम बताएं तो उनकी एजुकेशन एनवायरनमेंट और एजुकेशन आउटपुट दोनों पर हमें काम करना है जी। क्लब उसके जी बताइए। जी जी, आप जो बात कह रहे हैं निश्चित तौर से वो उस बदलाव को आपने कैसे एक तरीके से लोगों को जोड़ा, अपनी मशीनरी को जोड़ा। जो सरकारी मशीनरी के बारे में कई बार कहा जाता है कि बहुत बेहतरी से काम नहीं करती, लेकिन उसने वो बदलाव को करके दिखाया। लेकिन क्या कुछ बदलाव आया है गुमला में, उसको लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी है, हम उस पर पहले जाते हैं, उसके बाद आप दोनों से हम इस चर्चा को जारी भी रखेंगे। तो हम दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से गुमला जिले, जो कि झारखंड का आकांक्षी जिला है, वहां पर विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए गए, कैसे एक जमीनी सच्चाई है वहां की, कैसे क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। झारखंड के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गुमला ने हर क्षेत्र में लिखी है तरक्की की नई कहानी। परंपरागत धान की खेती से हटकर रागी की खेती ने बदली है किसानी। 15,000 से अधिक किसान रागी की खेती में देख रहे हैं अपना उज्जवल भविष्य। सखी मंडल और महिलाओं का समूह रागी प्रोसेसिंग प्लांट के द्वारा प्रत्येक दिन 1 टन रागी का कर रहा है वितरण। मुख्यतः यहाँ के सभी लोग कृषि से संबंधित हैं, जिसके तहत यहाँ के जो कमियों हों उसको देखते हुए और यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए रागी मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत एक ही साल में लोगों की ट्रेनिंग और सीड उपलब्ध कराने के उपरांत जो 250% की उत्पादकता को बढ़ाया गया है। और इस सभी उत्पादन की जो बढ़ोतरी हुई है उसको सखी मंडल और महिलाओं की जो एक समूह है उन्होंने ही अपने तरह से उसको खरीदा, उसको प्रोसेस किया। और आज जो जिले की रागी प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें प्रत्येक दिन 1 टन तक रागी का एक आटा मड़ुआ लड्डू और मड़ुआ की जो भुजिया है या स्नैक्स है वो वितरण किया जा रहा है। हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप है जिसमें हम लोग 500 दीदी काम करते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें हम लोग लड्डू बना लेते हैं। इससे हमें अच्छा खासा इनकम हो जाती है। एनीमिया और कुपोषण जैसी चुनौती से जूझते गुमला जिले में प्रत्येक घर का सर्वे कराया गया। सर्वे के बाद चिन्हित घरों में आंगनबाड़ी के माध्यम से रागी के लड्डू उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये लड्डू एनीमिया और कुपोषण से फाइट करने में निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। यही नहीं, कुपोषित बच्चों को एमपीसी केंद्र में भी भेजा जा रहा है और जो बच्चे वहां से स्वस्थ होकर निकलते हैं वे दोबारा वहां ना जाएं। इसके लिए ब्लू इनोवेटिव कार्ड के जरिए ग्राउंड पर फॉलो अप भी कराया जा रहा है। पढ़ो लिखो अभियान के तहत लर्निंग गैप को फुलफिल किया गया है। आईटी क्लासरूम की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा और लेबोरेटरी की सुविधा दी गई है। पूरे जिले भर में ओपन जिम की प्रतिष्ठापन की गई है जिससे हेल्थ, वेलनेस और ओवरऑल उनके डेवलपमेंट हो सके। और दूसरी तरफ प्रत्येक अनुमंडल हेडक्वार्टर में एक इंडोर स्टेडियम जिसमें बैडमिंटन कोर्ट वगैरह की सारी सुविधा है। ये हमारा इंडोर स्टेडियम है। यहाँ मैं हमेशा सुबह और शाम प्रैक्टिस करने के लिए आती हूँ और यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स बैंक है, वहाँ से हम रैकेट, शूज़, टी शर्ट, बैडमिंटन ये सब लेके हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा से होता है। बांस के कारीगरों को चिन्हित करते हुए बांस के कारीगरों का क्लस्टर डेवलपमेंट सेंटर में 8 ऐसे सेंटर में वो अपने टूल किट जो प्रत्येक घर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको यूज़ करके ज़्यादा संख्या में प्रोडक्शन कर वहाँ पर स्टोर करते हैं और वहीं से वो मार्केटिंग अपना प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। अभी हम लोग का बेनिफिट बढ़ता जा रहा है और बेहतर ढंग से हम लोग काम कर पा रहे हैं। टाना भगत और पीवीटीजी आदिम जनजाति समुदाय के बच्चों को 3 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से उनको एश्योर्ड 100% रोजगार दे रहे हैं और 14,000 से अधिक की सैलरी वो स्टार्टिंग कमा रहे हैं। ट्रेनिंग के उपरांत ही हम लोग को यहाँ प्लेसमेंट मिल जाता है। धनसिंह जलाशय जहां एक तरफ डिस्प्लेस्ड 3 गांव थे वहां के लोगों को एक साथ जोड़कर मॉडल फिशरीज केज कल्चर किया गया है जिसके माध्यम से 1 साल में सिर्फ फिशिंग कल्चर में टारगेट है उनका कि 1 करोड़ से अधिक कमा सके और प्रत्येक घर जो जुड़े हुए हैं उससे 1-1 लाख उनको आय हो सके। ये सभी विकास की जो समेकित विकास हम देख रहे हैं ये सब का एक ही मकसद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो एक लक्ष्य है कि हर एस्पिरेशनल जिला एक इंस्पिरेशनल जिला बन सके, तो गुमला उसकी ओर जो है बहुत अच्छे से अग्रसर है।
तो देखा आपने किस प्रकार से गुमला झारखंड के जिले ने एक कहानी लिख के दिखाई है सुशांत जी, क्योंकि इसमें बड़ा रोल आपका और आपकी टीम का है। सवाल आपसे यही कि लोगों को जोड़ना हो या फिर सरकारी मशीनरी को मोटिवेट करना हो, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। किस तरह से इसको जमीन पर उतारा आपने? देखिए, इसमें सबसे पहले तो लोग को जोड़ने के लिए आपको उनकी भाषा, उनकी डिमांड को समझना होगा। कोई भी बाहर से प्रोजेक्ट को उन पर इम्पोज करेंगे तो शायद वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं देगा। इसीलिए हम लोग यहाँ के चीजों से कनेक्ट किए हैं। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वगैरह जैसे अगर कहा जाए तो सैचुरेशन मोड में हम लोगों ने 1150 ऐसे परिवारों को हमने चिन्हित किया, सभी को टूल किट दिया। हम लोगों ने माटी कारीगरों को चुना, हम लोगों ने यहाँ के स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को चुना, उनके कमियों को देखा, उनके हिसाब से उनको दिया। बच्चों को लाइब्रेरी की यहाँ कहीं सुविधा नहीं थी। यह अकेला ऐसा जिला है पूरे देश भर में जहाँ एक अपनी जिला स्तरीय लाइब्रेरी, अपनी एक सिंगल सिर्फ महिलाओं के लिए 500 सीटर एक जिला स्तरीय लाइब्रेरी है, उसके अतिरिक्त और प्रत्येक प्रखंड में एक 300 सीटर लाइब्रेरी, वहीं प्रत्येक पंचायत भवन में एक लाइब्रेरी है, जिससे कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले सभी उसमें जा सकते हैं, अपने फायदा उठा सकते हैं। और उनके फीडबैक के आधार पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही प्रोजेक्ट ले रहे हैं उनके हिसाब से, बल्कि उनके फीडबैक पर भी उसको रेगुलरली हम लोग चेंज करते हैं। और इसके लिए अगर कहा जाए तो हम लोग जैसे पिछले साल दिए गए थे, उस पर जो बांस की टूल किट दिए गए, उसका जो फीडबैक है उस पर इस बार हम लोगों ने मशीनरी और बेटर करते हैं, पावर इक्विपमेंट दिया गया है, जिससे कि और भी उनको फायदा हो। क्लस्टर डेवलपमेंट जो बांगोगा सफलता है, उसको यूज करते हुए हम लोगों ने अब माटी कारीगर, यहाँ पाइला बनता है, उसके कारीगरों को लेते हुए हर तरह से जोड़ा गया है। जहां एक तरफ पहले जो हमारे लोग हैं वो NTFP हम लोग वनोपज करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन करते थे, तो अब उनको प्रोसेसिंग करते हुए उसके प्रोडक्ट को बेचने का काम किया जा रहा है। तो उनकी ओवरऑल लाइवलीहुड जो है वो अपग्रेड हो रही है। हेल्थ के दृष्टिकोण से यदि आप देखिएगा, प्रत्येक हमारे यहाँ के जितने भी टीबी के मरीज हैं, सभी को हम लोगों ने चिन्हित करके सभी को पोषण किट देते हुए निक्षय मित्र के द्वारा गोद लिया गया है। तो और ये प्रोबेबली द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि 2100 तरह के दिव्यांगों को चिन्हित किया गया है, और जहां एक तरफ से 10,000 इतने 75 साल में हम लोगों ने देखा था, सिर्फ एक साल में हम लोगों ने 8,200 और नए लोगों को चिन्हित करके उनको लाभ दिया। तो जो भी कार्य किया गया है वो सैचुरेशन मोड में, और ऐसे कोई पार्टिकुलर डिपार्टमेंट या व्यक्ति या कोई एक अधिकारी बेस्ड नहीं होगा, इट्स ए टीम वर्क। और उसमें हम लोगों ने कोशिश किया कि ओनरशिप लेते हुए वो उससे कनेक्टेड फील करे और पब्लिक से जुड़ते हुए चीजों को आउटपुट बढ़ाएं, जिसके कारण से इतनी कम समय में इतने सारे आउटपुट जो है और डेवलपमेंट हम जी। सुशांत जी, आपने जो बात की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टीम एफर्ट्स और ओनरशिप के साथ ही शायद ऐसा बदलाव आता है। डॉक्टर गोपाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये आकांक्षी जिले की बात हुई थी, प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा था ये वो पिछड़ेपन के शिकार जिले हैं जहां पे कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता, लेकिन अब 5 वर्षों में तस्वीर बदल गई है। अभी तक क्या बड़ी चुनौतियां सामने पेश आई इन 5 वर्ष के अनुभव में? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी कार्यक्रम को जैसे बात करना एक प्रकार से शासन का एक टेम्पलेट है कि कैसे हम आकांक्षी जिलों में काम को अग्रसर कर सकें। जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो आकांक्षी जिला की अलग समस्याएं हैं। एक तो बहुत सारी चुनौतियां हैं उनके एरिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मैन पावर से लेकर और क्षमताओं की दिक्कतें थी। उसके कारण कोई जाना और रहना नहीं चाहता था। तो उसको प्रेरित करने के लिए जो यहाँ से हम लोग ने जब बात किया स्टेट्स के साथ, तो एक प्रारूप बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस प्रोग्राम का। उसके माध्यम से जब बात किया गया स्टेट से कि हमें निरंतरता बनाकर रखनी है, कोई भी अधिकारी अगर वहां पोस्ट होता है उसकी निरंतरता रहनी चाहिए ताकि वो ओनरशिप आ सके और वो आगे ले जा सके। दूसरा, यंग और प्रतिभाशील और विकासशील जितने आपके कर्मठ आपके कलेक्टर लोग हैं, कोशिश ये की गई कि वो वहां पे पोस्ट हो, वो एक थोड़ा लंबा समय बिता सकें ताकि वो लोगों को समझ सके, ओनरशिप आ सके। जैसे संजय जी ने बताया, सुशांत जी ने बताया कि एक ओनरशिप आनी चाहिए। ओनरशिप जब आएगी वो जब निरंतरता बनी रहेगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो काफी हम लोगों ने काफी हद तक के सुधार हुआ। अब उसके अलावा एक और जो चैलेंज था कि कैसे प्रतिस्पर्धा लेकर आए दोनों जिलों के बीच में। तो प्रतिस्पर्धा के लिए एक जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, चैंपियंस ऑफ चेंज डेटा डैशबोर्ड जो बनाया गया, उसके माध्यम से हर जिले को एक परफॉर्मेंस मिलता था कि मैंने इस महीने इतना काम किया, अगले महीने और मैंने कितना ज्यादा काम किया। दैट मीन्स एक इंक्रीमेंटल बेस पे जिलों को रैंक किया गया। तो उसके बाद प्रोत्साहन के रूप में को पुरस्कार भी मिलता था। वो पुरस्कार को कोई नई परियोजना या उसमें वो अपने जिले के आवश्यकताओं के हिसाब से वो यूज कर सकते थे। ठीक है, चैलेंज मोड में जब आया तो प्रतिस्पर्धा आई, लोग वहां आने लगे, रुकने लगे। जो चैलेंज था कि कोई अधिकारी रुकता नहीं था,
यंग और विकासशील अधिकारी जब वहां पे आए तो वो वहां रुकने लगे। उसके बाद जब पुरस्कार मिला तो और प्रोत्साहित हुए, प्रोजेक्ट करने लगे। तो उसके बाद जैसे सुशांत जी एक तो उदाहरण है हमारे गुमला के, कि उन्होंने प्रधानमंत्री का एक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अवार्ड मिला है, उसके लिए पहले तो बधाई हो, लेकिन वो एक प्रोत्साहित करने वाली बात है। ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस आए जिसको हमने ओवरकम किया है और आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल जी, डॉक्टर गोपाल जो आप बात कह रहे हैं महत्वपूर्ण, पुरस्कार से प्रोत्साहन और हर प्रकार की एक ओनरशिप के साथ में हम आप दोनों के बाद चर्चा पे लौटेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि हम आज बात झारखंड के गुमला जिला जो कि आकांक्षी जिला उसकी कर रहे हैं। तो कैसे बीते कुछ वर्षों में यहाँ पे आंकड़ों में बदलाव आया है, तो वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप देखें कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में दाखिले को लेकर अगर बात की जाए तो 2018 में 87% एक तरीके से आंकड़ा था, लेकिन 2023 तक ये बढ़ते बढ़ते 96% हो गया। जो बात सुशांत जी कह रहे थे कि 100% इसको करने की बात बहुत जल्दी से आगे बढ़ते नजर आ रहा है। एक और हम तथ्य करते हैं, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक के लिहाज से अगर बात करें तो लड़कियों के लिए स्कूलों में शौचालय की अगर बात की जाए तो 2018 में जहां 93% थे तो अब बढ़ के यहां पे 98% 2023 में नजर आ रहे हैं। तो ये बदलाव साफ तौर से दिखाई पड़ता है कि कैसे एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्कूलों में पीने के पानी की बात की जाए तो 83% उपलब्धता थी, लेकिन अगर 2023 की बात की जाए तो ये 98% पहुंचती नजर आ रही है, यानी कि सैचुरेशन 100% की ओर लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। अगला तथ्य हम दिखाते हैं आपको, उसमें अगर मनरेगा से पुनर्जीवित जल स्रोतों की बात की जाए, क्योंकि ढांचागत विकास और कृषि की भी बात है, तो 2018 में 2 ऐसी स्रोत थे जिनको पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन 2023 आते आते ये आंकड़ा 1600 से ज्यादा पहुंच गया। ये हम गुमला जिले की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इसी तरीके से जानवरों के टीकाकरण की अगर बात की जाए तो 2018 में ये महज 27% था, लेकिन 2023 आते आते ये 88% तक पहुंच गया। ये परिवर्तन इन वर्षों में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, किस प्रकार से बड़ा परिवर्तन आया। इसी साथ पे अगर जानवरों के कृत्रिम गर्भाधान की बात करें, 2018 में ये 8% था, 2023 में बढ़कर ये 53% हो गया। तो ये परिवर्तन साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से अगले तत्व में जाए तो इंटरनेट कनेक्शन वाली ग्राम पंचायतों का, क्योंकि आज बात डिजिटल इंडिया का जमाना है। 2018 में ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में 89% था, आज सैचुरेशन पॉइंट पे 100% पहुंच गया। इसी तरीके से ऑल वेदर रोड की अगर बात की जाए, यानी कि हर मौसम के लिहाज से सड़कों की पहुंच की बात की जाए तो 2018 में ये 40% था और 2023 में आते आते ये 100% हो गया, यानी सैचुरेशन पॉइंट पे ये पहुंच गया है। पक्का घर कवरेज, यानी कि हर एक को पक्का घर मिल सके, इस लिहाज से 2018 में यह आंकड़ा 36% था, 2023 में 98% हो गया है। देखिए परिवर्तन कितना तेज गति से दिखाई पड़ रहा है गुमला में। आकांक्षी जिला की योजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यह आंकड़ा है। गर्भ धारण करने के पहले 3 महीने में रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि उसके बाद ही आपको लेकर हर योजना जमीन पर बेहतरी से आती है। 2018 में यह आंकड़ा 56% था और 2023 में ये 99%। लगभग सभी महिलाओं को रजिस्टर किया जा रहा है, उनको हर एक सुविधाएं दी जा रही हैं। एनीमिया ग्रसित गर्भवती महिलाओं के इलाज की अगर बात हो, 2018 में महज 3% महिलाओं का इलाज हो पाता था, 2023 में यह आंकड़ा 100% पहुंच गया, यानी कि ये हर एक महिला को स्वास्थ्य का एक फायदा मिल रहा है। संस्थागत प्रसव, यानी अस्पतालों में अगर प्रसव की जरूरत पड़ रही है तो उसको लेकर 2018 में यह आंकड़ा 71% था, 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 99% हो गया, यानी लगभग हर एक डिलीवरी को कहीं ना कहीं अस्पतालों तक लेकर जाया जा रहा है और हर संभव मदद दी जा रही है। और बच्चों के लिहाज से अगर बात की जाए, जन्म के समय जो कमजोर बच्चे हुआ करते थे, जिनका वजन 2.5 किलो से कम होता था, ऐसे बच्चों की संख्या 2018 में 15% थी। यहां पे ग्राफ उल्टा है, नीचे हो रहा। क्यों? क्योंकि ये घट के 4% रह गई है, यानी कि कमजोर बच्चे जो पैदा हुआ करते थे पहले 15% थे, 2023 में वो घट के 4% रह गया, यानी ये बेहतर हुआ। इसी प्रकार से कुपोषित बच्चों के लिहाज से अगर हम बात करें तो 2018 में ये 8% था और ये घट के अब 0.5% आ गया है, यानी कि लगभग नगण्य होने की स्थिति में। इसी प्रकार से टीबी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो अगली तस्वीर आएगी उसमें भी आपको तस्वीर में नजर आएगा कि वो 60% हुआ करती थी 2018 में और अभी वो बढ़कर 98% हो गई है। इस तस्वीर का भी हम जिक्र करेंगे। तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि कैसे ये अपने आप में एक बदलाव की कहानी लिख रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, सुशांत जी, इसके अलावा डॉक्टर गोपाल। सुशांत जी, सवाल यही कि जिन आंकड़ों को हमने दिखाया, इन आंकड़ों से जो तस्वीर बदली है, क्या एक बड़ा बदलाव सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के तरीके से अब दिखाई पड़ रहा है? लोगों की ओनरशिप के साथ में कैसे एक बड़े क्वांटम जंप की ओर अब आप 100% सारी योजनाओं में सैचुरेशन की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है? मेरा कहना है कि अब ये सारे चीजों को जब आप देखते हैं तो
फीडबैक जो है, लोगों की जन भागीदारी है, वो स्वतः आपको फील कराते हैं। वो स्वतः आप स्कूल जाते हैं, बच्चों की खुशियां, स्वतः जब आप हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ की जो वाइब्स है, जो एजुकेशनल आउटकम है, जो एजुकेशनल आउटकम पे हम लोगों ने काम किया, करीब हर बच्चे क्लास 5th तक, जो पहले गैप होती थी, वो 5th तक की पढ़ाई के हिसाब से अपने नॉलेज को रखते हैं। तो ये सारी चीज को until unless there is a फील्ड विजिट, आप उसको नहीं देखते, पूरी टीम नहीं जाती है वहां से, फिर फीडबैक नहीं आता। इट्स मोर ऑफ अगर कोई खराब कर रहे हैं तो उसको आप पनिश करो, जो अच्छे करे उनको आप प्रेज करें, उनको प्राइज दे रहे हैं। तो ये सभी चीज अपने आप कल्बिनेट होके वहां आ रही है। और कोई भी चीज ऐसा हम लोगों ने नहीं किया कि सभी में थोड़े थोड़े विकास के बिंदु हम लोगों ने लिए। कोशिश रही है, कोशिश होनी भी चाहिए कि हम लोग जिस प्रोजेक्ट को पकड़े उसको पूरे एंटायरिटी और सैचुरेशन में करें, और ना सिर्फ 1 साल के लिए ताकि वो अधिकारी बदले तो सारे प्रोजेक्ट जो है बैठ जाए, बल्कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन, ऐसा टीम वर्क बनाया जाए कि वो अपना एक इनिशियल मूवमेंट हो जाए, जो इसका इनर्शिया हम तोड़ दिए, वो स्वतः अपने आप मेंटेन हो सके, और उसमें किसी अधिकारी की नहीं, जन भागीदारी की जरूरत हो और अपने आप को सक्सेस हो सके। बहुत सही शब्द, अधिकारी नहीं, जन भागीदारी से विकास का सैचुरेशन पॉइंट है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। डॉक्टर गोपाल, एक आखिरी सवाल छोटा सा जवाब से चाहेंगे, क्योंकि अब आकांक्षी जिलों से आकांक्षी ब्लॉक तक के लिए बात हो रही है, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकांक्षी जिलों में जो हमें सफलता मिली है, तो हमारा उत्साह और बढ़ गया है कि अब ये बात हो रही है कि आकांक्षी जिलों में सभी जगह तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आकांक्षी ब्लॉक को भी चिन्हित कर उसमें भी सेम तरीके का टेम्पलेट यूज करना है। तो आकांक्षी जिलों का जो शासन का जो टेम्पलेट है कि नई योजना चालू नहीं करनी, जो एग्जिस्टिंग योजना है उसका कैसे संगठनात्मक तरीके से कन्वर्जेंस हो सके ताकि सैचुरेशन की तरफ ले जा सके। तो ऐसे करीब 500 ब्लॉक करीब 28 जिलों में चिन्हित किए गए, 338 जिलों में चिन्हित किए गए, 27 राज्य और एक आपके 4 यूनियन टेरिटरी में। वो बहुत एडिशनल अटेंशन चाहिए। उसमें हम ये कोशिश करेंगे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सामाजिक जो संरचना है उसमें कैसे बदलाव कर सके, कैसे जो आपका जो ट्राइबल ग्रुप्स है उसमें आप देखेंगे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे जिले हैं जैसे 50% से ऊपर ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हो जी, करीब आपके तो बहुत सारे जिले हैं जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ज्योग्राफिकल और दूसरे चैलेंजेस हैं, उसको भी कोशिश करेंगे, लेकिन टेम्पलेट वही सेम है जी। तो उसके बाद कैसे हम लोग पुनर्जोड़ तरीके से जितने भी शासन की स्कीम्स हैं उसको कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसका संगठन बना सकें ताकि एक जो सैचुरेशन की तरफ हम जा सकें। बिल्कुल, तो वो एक प्रयास होगा कि हर ब्लॉक एक तरीके से विकसित ब्लॉक हो सके। सर बहुत, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गोपाल आपका भी, सुशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो निश्चित तौर से आकांक्षी जिलों के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक बड़े परिवर्तन और विकास की नई धारा को लिखने के लिहाज से एक बदलाव लेकर आ रहे हैं, और इस सीरीज के माध्यम से आज हमने गुमला जिले की बात की। इस तरीके से हम आगे भी अन्य जिलों और इलाकों की बात करते रहेंगे कि इन आकांक्षी जिलों में कैसे बीते 5 वर्षों में एक बड़े बदलाव की इबारत को लिखा गया। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।